केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 4 आज स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 4 आज स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं हमने बाकी के पार्ट्स में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने किसकी जानकारी ली थी? रेट ऑफ रिएक्शन की जानकारी ली थी। रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज या प्रोडक्ट में चेंज डिवाइडेड बाय क्या होता था? टाइम टेकन। रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है सेकेंड मेथड से वो x/t है। फर्स्ट मेथड से है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बराबर n × ROR। फिर उसके हमने रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे, यूनिट के साथ वो कैसे परेशान करता है ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने दो प्रकार के लॉ देखे थे, लॉ ऑफ मास एक्शन, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन देखा था और रेट लॉ देखा था। लॉ ऑफ मास एक्शन किससे डील करता है? मॉलिक्यूलैरिटी से डील करता है। और रेट लॉ किससे डील करता है? ऑर्डर से डील करता है। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने ये पढ़ा था कि रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। रेट लॉ में हमने पढ़ा था रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल एक्चुअल में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल होगा। रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी का सम जो है किसके बराबर हो जाएगा? मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर। और रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उसका सम किसके बराबर हो जाएगा? ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। ये जो है आपका थ्योरेटिकल डाटा होता है, ये आपका प्रैक्टिकल डाटा होता है। मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू हमेशा किस में आती है? पॉजिटिव इंटीजर में। नेगेटिव नहीं हो सकती, ज़ीरो नहीं हो सकती, या फ्रैक्शनल या डेसिमल नहीं हो सकती। ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, डेसिमल, फ्रैक्शनल ये सारी हो सकती है। ये हमने देख लिया था। मॉलिक्यूलैरिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हमने देखा था कि मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा आमतौर पे नहीं पाई जाती है क्योंकि 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा कोलिजन की संभावना काफ़ी कम रहती है। और यहाँ पे हमने देखा था कि मॉलिक्यूलैरिटी केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए होती है। यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होती है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है उसके लिए हर स्टेप के लिए आप सेपरेटली बता तो सकते हो, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी हम नहीं बता सकते। यहाँ पे हम ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हैं कौन से स्टेप से? स्लोएस्ट स्टेप से, जिसको अपन क्या बोलते थे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको अपन क्या बोलते थे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये सारी चीज़ हमने देखी। आज हम देखेंगे वेरियस कंडीशन टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, है ना। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेरियस केसेस टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा को निकालने की अलग अलग केसेस, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहला है केस 1। सबसे पहला है आपका केस 1। इसमें देखते हैं इफ़ रेट इक्वेशन इज गिवन इन क्वेश्चन, इफ रेट इक्वेशन इज गिवन इन क्वेश्चन देन। अगर रेट इक्वेशन ही क्वेश्चन में दिया हुआ है तब आप क्या करेंगे? ठीक है, अलग अलग पॉसिबिलिटी, अलग अलग केसेस हम देख रहे हैं। वेरियस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैसे इस्तेमाल करेगा तो देखते हैं। मान के चलिए आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट। मान के चलिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट। हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि अब हमको कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, इस वजह से हम प्रोडक्ट की तरफ ही नहीं देखेंगे, हम तो केवल किसकी तरफ देखेंगे? रिएक्टेंट की तरफ देखेंगे। और क्वेश्चन वाला आपको रेट इक्वेशन भी दिया हुआ है, ROR = K, A⁴ और B⁴ 2।
अब क्या करना है, यही हमारा पहला केस है, यही हमारा पहला केस है कि अगर क्वेश्चन में आपको रेट इक्वेशन दे दिया है, अगर क्वेश्चन में आपको रेट इक्वेशन दे दिया है, तब आप क्या करेंगे, कैसे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे या कैसे ऑर्डर निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था रेट इक्वेशन होता क्या है, आर ओ आर इज इक्वल टू के, ए की पावर होती है अल्फ़ा और बी की पावर होती है बीटा, हमने ये चीज़ देखा हुआ था। तो अगर क्वेश्चन में बेटा आपको रेट इक्वेशन दे दिया है, अगर क्वेश्चन में आपको रेट इक्वेशन दे दिया है, तो ना तो आपको रिएक्शन देखना है, ना किसी और चीज़ के ऊपर अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रेट इक्वेशन देखना है, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि रेट इक्वेशन की पावर में अल्फ़ा और बीटा होता है और आपको रेट इक्वेशन प्रोवाइड कर दिया है, मतलब डायरेक्ट वो अल्फ़ा बीटा वैल्यू दे दिया है। तो उस हिसाब से अगर मुझे ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 1 दे दी है, बीटा की वैल्यू 2 दे दी है, ये क्या हो जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा। काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है। अगर क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलैरिटी पूछता, अगर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता, मॉलिक्यूलैरिटी पूछता, और आपको पता है मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उनका सम मॉलिक्यूलैरिटी होती है, तब जा करके आप रिएक्शन को देखेंगे। ए के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए हैं और बी के 3 मॉलिक्यूल, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। और इसको अगर और डीप में समझेंगे तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि रिएक्टेंट के 5 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन असल में कितने कन्वर्ट हुए आपके, सिर्फ और सिर्फ 3 मॉलिक्यूल ही कन्वर्ट हुए। तो सबसे पहला केस है कि अगर रेट इक्वेशन दे दिया है तो अपने को दिमाग नहीं लगाना है, रेट इक्वेशन देखना है और वहां से हमारा ऑर्डर आ जाएगा। केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है आपका, केस 2 है इफ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू each reactant is given separately, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन है 2x + 4y gives प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन अपना दिया हुआ है 2x + 4y गिव्स प्रोडक्ट, और क्वेश्चन में क्लियर बोल दिया है कि ऑर्डर ऑफ x है आपकी 1 और ऑर्डर ऑफ y वो भी है आपकी, मान के चलिए 3। तब आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। इस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस में अपन कुछ भी नहीं करेंगे। ये केस पहले वाले से और ज़्यादा आसान है। यहाँ पे अलग से ऑर्डर दे दिया है आपको, इसमें अलग से ऑर्डर आपको दे दिया है। तो अगर आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है तो कुछ भी नहीं करना है, जो जो दिया है सिंपली आपने उसको ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अभी ये देखने में थोड़ा सा इजी लग रहा होगा कि अगर ऑर्डर दे दिया तो उसको प्लस ही करेंगे ना, माइनस थोड़ी करेंगे। लेकिन जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं ना तो हम आम तौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन में ऑर्डर क्लियर दिया रहता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम रिएक्शन की तरफ देखते हैं, उसका अलग से रेट इक्वेशन बना देते हैं और फिर आंसर गलत करके आ जाते हैं। और एग्जामिनर भी जो गलत आंसर से निकलता हुआ आंसर आ रहा है वो सबसे पहले वाले ऑप्शन में रखेगा, इस वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारा बढ़ जाता है। तो अगर सेपरेटली ऑर्डर दी हुई है तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपली इसको क्या कर देना है भाई, ऐड कर देना है। अपने को सिंपली इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये अपना केस 2 हो गया। अब केस 3 देखते हैं। केस 3 में, केस 3 है इफ प्रैक्टिकल रिएक्शन इज गिवन, अगर प्रैक्टिकल रिएक्शन गिवन है तब क्या करेंगे देखते हैं।
अगर आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 2a प्लस b गिव्स प्रोडक्ट, और आपको क्वेश्चन में क्लियर दिखा हुआ है, क्लियर लिखा है कि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, प्रैक्टिकल रिएक्शन है, तब अपन क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। उस केस में अपन क्या करेंगे, हमको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी डाटा है, प्रैक्टिकल डाटा है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैसी डाटा है, थ्योरेटिकल डाटा है। तो अगर क्वेश्चन में आपको क्लियर दिख दिया कि प्रैक्टिकल रिएक्शन दे रहा हूँ, मतलब इसको वो पूरा टेस्ट वगैरह करके दिया है, उसको पूरा वो इम्प्लाई करके दिया है, उस केस में भी हमको नहीं दिमाग लगाना है। उस केस में जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं उनका जो डाटा है वो असल में एक प्रैक्टिकल डाटा है। उस केस में आपको अगर ऑर्डर निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, तो जो भी स्टिक्योमेट्री है उसको भी ऐड कर देना है। 2 + 1 ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अभी तक हमने 3 केस देखे। सबसे पहला केस है आपका रेट इक्वेशन दिया हुआ है, तो सिर्फ रेट इक्वेशन को देख के ही आंसर निकालना है बेटा आपको। अगर ऑर्डर सेपरेटली देख दिया तो फिर सिर्फ ऑर्डर को ही देख के आंसर निकालना है, बाकी फिर और परेशान नहीं होना है। और अगर प्रैक्टिकल रिएक्शन जैसी बात अगर उसने प्रोवाइड कर दी है तो फिर सिंपल स्टिक्योमेट्री का एडिशन करेंगे अपन। ये 3 केस है। केस नंबर 4 देखते हैं हम। केस 4 है अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है। केस 4 है अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है। इफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज गिवन, इफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज गिवन, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दिया हुआ है, देन order of the reaction, then order of the reaction will be determined, then order of the reaction will be determined by the slowest step, by the slowest step which is known as, जो slowest step होता था उसको हम क्या बोलते थे, जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता था उसको हम बोलते थे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते थे भैया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, कल की क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर जैसे मान के चलिए 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो हमको सबसे स्लोएस्ट स्टेप की तरफ देखना है। सबसे स्लोएस्ट स्टेप वो स्टेप होता है जिसको कंप्लीट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और वही अल्टीमेटली रिएक्शन की स्पीड को या रिएक्शन के कंप्लीशन को डिक्टेट करता है। इस वजह से ही स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और अगर आप स्लोएस्ट स्टेप से ऑर्डर निकाल लिए तो वो ऑर्डर उस पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आपका निकल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन में आपको ऐसा एक रिएक्शन दे दिया है, A + 2B + C gives D + E। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में मान के चलिए कंप्लीट हो रहा है। स्टेप 1 है A + B gives D, और स्टेप 2 है B + C gives E। और क्वेश्चन में दिया है कि जो पहला स्टेप है वो फास्ट है, जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, स्लो है। आपको कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपने कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको क्या देखना है, स्लोएस्ट स्टेप को देखना है, जो कि क्लियर लिखा रहता है। और यही जो स्लोएस्ट स्टेप है वो कैसा स्टेप हो जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो कैसा स्टेप हो जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपने ये पता लगा लिया। उसके बाद आपने क्या बनाना है, रेट इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, रेट इक्वेशन बनाना है। तो चलिए रेट इक्वेशन बनाते हैं। ROR = K। रेट इक्वेशन में हम सिर्फ रिएक्टेंट की तरफ ही देखेंगे। ये हो जाएगा B की पावर 1 और C की पावर 1। ये आपने क्या बना लिया, रेट इक्वेशन बना लिया। ये आपने क्या बना लिया, रेट इक्वेशन बना लिया। और जैसे ही आपने रेट इक्वेशन बना लिया है, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। अब अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो ये हो जाएगा 1 + 1, और 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर आप फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट का पॉइंट है।
देखते हैं यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ए है, एक बी है और एक सी है। लेकिन जब रेट इक्वेशन बनाया गया तो केवल कौन रिएक्टेंट मेंशन किए गए, बी और सी मेंशन किए गए। मतलब ए का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, या ऐसा मैं पूछूं क्या ए का जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हुआ है। इस वजह से मैं ये भी बोल सकता हूँ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इन दिस रिएक्शन कितना है, इज 0। कितना है भैया, 0। ए की ऑर्डर इस रिएक्शन के हिसाब से कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया। हमने केस 4 किया है कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, स्लोएस्ट स्टेप देखना है, जो कि आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लोएस्ट स्टेप आपने पकड़ लिया, सिंपली उसका क्या बना दो, रेट इक्वेशन बना दो। रेट इक्वेशन बन गया, अल्फा बीटा आपकी वैल्यू सामने लिखी है, ऑर्डर निकाल लो। ठीक है, ये हो गया आपका केस नंबर 4। अब केस नंबर 5 पे आ जाते हैं, है ना। अरे केस नंबर 5 पे आ जाते हैं। जो केस नंबर 5 है वो डील करता है बेटा आपका सूडो रिएक्टेंट से। केस नंबर 5 किससे डील करता है, आपका सूडो रिएक्टेंट से। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपने नीट में भी देखे हैं, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, अब तो बोर्ड में भी आएंगे इसके क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में भी निश्चित आएगा, जेईई में भी इसके क्वेश्चन आएंगे। ये इतना परफेक्ट और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सूडो रिएक्टेंट होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं। सूडो रिएक्टेंट बेटा आपका एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले आपने क्या सीखा कि सूडो रिएक्टेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में प्रेजेंट होगा। दूसरी बात, जो सूडो रिएक्टेंट है उसको अपन इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। सूडो रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। अब इंटरमीडिएट क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि रिएक्शन के बीच में बने लेकिन प्रोडक्ट में नहीं हो और रिएक्टेंट के साइड में भी नहीं हो, ना तो वो रिएक्टेंट में हो ना तो वो प्रोडक्ट में हो, वो बीच में कहीं अवेलेबल हो जाए, बीच में कहीं उस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाए और फिर वो खत्म हो जाए। तो इसको अगर रिएक्टेंट साइड में अगर वो प्रेजेंट हो रही है तो इसको अपन बोलेंगे सूडो रिएक्टेंट। इसको अपन क्या बोल देंगे, सूडो रिएक्टेंट। सूडो रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कि ना तो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है ना तो प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। अब पहला सवाल ये उठता है कि अगर ये बीच में किसी भी स्टेप में बन भी गया तो अपने को क्या टेंशन है, बिल्कुल सही। अगर ये बीच में कहीं बन भी जाता है तो यूजुअली अपने को टेंशन नहीं होती है, अपने को परेशानी नहीं होती है, हम इसको आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। सिर्फ एक केस को छोड़ के, सिर्फ कितने केस को छोड़ करके, एक केस को छोड़ करके, अगर आपका सूडो रिएक्टेंट स्लोएस्ट स्टेप में बन गया या अगर आपका सूडो रिएक्टेंट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बन गया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सूडो रिएक्टेंट बना, आपने उसका रेट इक्वेशन लिख दिया और उसके साथ आप ऑर्डर निकाल रहे हो, लेकिन भाई वो रिएक्टेंट तो मेन रिएक्शन में ही नहीं प्रेजेंट है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक परेशानी आ गई। तो अगर सूडो रिएक्टेंट आपका स्लोएस्ट स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा और फिर आपका आंसर आएगा। तो सूडो रिएक्टेंट में हम इतनी सारी चीज़ें करेंगे। तो लिखते हैं क्या है, सूडो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट है, is a compound present in the steps of complex reaction but not present in the main reaction। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सूडो रिएक्टेंट है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की किसी भी स्टेप में प्रेजेंट होगा लेकिन मेन रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं होगा। इफ सूडो रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन स्लोएस्ट स्टेप,
अगर स्लोएस्ट स्टेप में प्रेजेंट होगा सूडो रिएक्टेंट, या स्लोएस्ट स्टेप को आप क्या बोलते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हो। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप में प्रेजेंट होगा तो आपको उसको रेट इक्वेशन में भी लिखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा आपका। अगर सूडो रिएक्टेंट आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में या रेट इक्वेशन में प्रेजेंट है, देन इट मस्ट बी रिमूव्ड with the help of that step in which it is first formed। सूडो रिएक्टेंट अगर आपका रेट इक्वेशन में है, स्लो स्टेप में है, तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा उस स्टेप से जहां वो सबसे पहली बार अपीयर हुआ है, जहां वो सबसे पहली बार बना है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन, देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं कैसे आते हैं। क्वेश्चन है वही a + 2b + c gives d + e। ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ये आपका 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये अपने कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहला स्टेप है a + b gives x + e, ये आपका फास्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप है x + c gives y, ये अपना स्लो स्टेप है। और तीसरा स्टेप है b + y gives d, ये फास्ट स्टेप है। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने 2-3 चीज़ पढ़ ली कि अगर सूडो रिएक्टेंट प्रेजेंट है स्लो स्टेप में रेट इक्वेशन में, तो आपको उसके खिलाफ ऑर्डर नहीं देना है, आपको उसको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है, उस स्टेप से रिमूव करना है जहां वो सबसे पहली बार बन रहा है, जहां वो सबसे पहली बार फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने ये रिएक्शन देख ली, और ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है भैया, 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। इन तीनों स्टेप से मेरे को मतलब है क्या, बिल्कुल नहीं है। मुझे तो किस स्टेप से मतलब है, स्लोएस्ट स्टेप से मतलब है। और स्लोएस्ट स्टेप आपको क्लियरली दिख रहा है, इस स्लोएस्ट स्टेप को बोलते हैं क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे ही आपको दिख गया, आपने तुरंत क्या करना है, रेट इक्वेशन बना लेना है। तो मैं रेट इक्वेशन बनाता हूँ, ROR = K x⁻1 और c⁻1। ये मैंने रेट इक्वेशन बना दिया। और यहाँ से अगर मैं ऑर्डर दूंगा और अगर मैं बोलूँगा ऑर्डर 2 है, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं x की तरफ देखता हूँ, मुझे तो ये पता चलता है कि ये जो x है ये तो मेन रिएक्शन में ही प्रेजेंट नहीं है, ये x तो मेन रिएक्शन में ही प्रेजेंट नहीं है। और अगर मेन रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसा रिएक्टेंट हो गया भैया, सूडो रिएक्टेंट हो गया। ये कैसा रिएक्टेंट हो गया, सूडो रिएक्टेंट हो गया। और इस सूडो रिएक्टेंट को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। इस सूडो रिएक्टेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। कौन से स्टेप से करना पड़ेगा, जहां वो सबसे पहली बार बना है। तो इन तीनों स्टेप में देख करके मुझे पता चल रहा है कि x जो है सबसे पहली बार कहाँ बना है, स्टेप नंबर 1 में बना है। तो स्टेप नंबर 1 से मैं इसको रिमूव कर दूंगा। और रिमूव करने के लिए मैं किसकी सहायता लूंगा, रिमूव करने के लिए मैं सहायता लूंगा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में जाकर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सहायता लेंगे। किसकी सहायता लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सहायता लेंगे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सहायता लेते हैं। चलिए स्टेप नंबर 1 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाते हैं। स्टेप नंबर 1 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाते हैं तो ये Kc हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, x है, इसकी पावर 1, फिर E है, इसकी पावर 1। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A की पावर 1 और B की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे x आ गया, आपको क्या करना है, x को रिमूव करना है। तो x को एक साइड रखिए, बाकी सबको दूसरे साइड फेंक दीजिए। तो x को मैंने एक साइड रखा, बाकी सबको दूसरे साइड फेंक दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा।
देखिए ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब देखिए आपने x को रिमूव कर दिया, कैसे रिमूव कर दिया, x की ये वैल्यू आप कहाँ डाल दें, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें। तो मैं लिखता हूँ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप x की वैल्यू डाल दो। तो देखिए ROR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। x की वैल्यू डालोगे तो एक kc हो जाएगा, a की पावर 1 b की पावर 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1 और c और प्रेजेंट है। देखिए आपने सक्सेसफुली सूडो रिएक्टेंट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब बस आपका आंसर आ जाएगा। अब अपना आंसर आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखते हैं। k जो है रेट कांस्टेंट है, kc जो है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट को जोड़ के मैं एक बड़ा कांस्टेंट बना देता हूँ k डैश, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा a की पावर 1 b की पावर 1 c की पावर 1 e की पावर 1 है, ऊपर आएगा तो e की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो बस आपका आंसर आ गया। अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो 1 + 1 + 1 - 1, जिसका आंसर कितना होता है, 2 होता है। यहाँ से आपका आ गया इस रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो फाइनली कितनी आ गई, 2 आ गई। और इस प्रकार से आप सूडो रिएक्टेंट के क्वेश्चन को डील करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में पूछेगा, बोर्ड में पूछेगा, ज़रूरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए ये है अपना सूडो रिएक्टेंट का क्वेश्चन करने का तरीका। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा। जब आपने फाइनली सूडो रिएक्टेंट को रिमूव करके रेट इक्वेशन लिखा, जब आपने फाइनली सूडो रिएक्टेंट को रिमूव करके रेट इक्वेशन लिखा, तो यहाँ पे किसी एक कंपाउंड की पावर किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई। ये जो E है बेटा, ये जो E है आपका, इसकी पावर किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई। तो हमने तो ये भी पढ़ा है कि सर ऑर्डर 0 हो सकती है, 0 का भी आपने केस देख लिया, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव के देख रहे हो, फ्रैक्शनल के भी देखेंगे, और आपने ये भी पढ़ा था नेगेटिव भी हम देखेंगे। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी रेट इक्वेशन में ऑर्डर की रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की पावर या किसी भी कंपाउंड की पावर नेगेटिव आ गई, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी रेट इक्वेशन में पावर आपकी नेगेटिव आ रही है तो याद रखिएगा कि वो पावर रिएक्टेंट की तो कभी भी नहीं होगी। अगर नेगेटिव पावर आ रही है तो हमेशा ये इंडिकेट करेगा कि प्रोडक्ट है वो, क्या इंडिकेट करेगा, प्रोडक्ट है वो। जैसे ई देख लीजिए, यहाँ पे मेन रिएक्शन में ई कहाँ प्रेजेंट है, प्रोडक्ट की साइड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक नोट का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, नेगेटिव पावर इन रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में जो नेगेटिव पावर है इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट। नेगेटिव पावर आएगी तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट है, इसी वजह से वो नेगेटिव पावर शो कर रहा है। इसी वजह से क्या शो कर रहा है, नेगेटिव पावर शो कर रहा है। तो ये हमारे केस नंबर 5 हो गया। अगला केस देखते हैं, केस 6। इफ H+ एंड OH- यानी कि एसिडिक और बेसिक, इफ H+ एंड OH- आयन आर प्रेजेंट इन एनी रिएक्शन टू इंडिकेट द मीडियम then order will not be given with respect to these ions। अगर H+ और OH- किसी भी रिएक्शन में है लेकिन वो एरो के ऊपर है और केवल मीडियम को इंडिकेट कर रहा है, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम को इंडिकेट कर रहा है, उस केस में आप उसको रेट इक्वेशन में नहीं लिखोगे और उस केस में उसके रिस्पेक्ट में आप ऑर्डर फाइंड आउट नहीं करोगे, नहीं बताओगे। यहाँ पे एक और एक इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी लिखते हैं। इफ़ वाटर इज प्रेजेंट इन any reaction
एज अ रिएक्टेंट। अगर वाटर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के रूप में प्रेजेंट है तो वाटर हमेशा एक्सेस मात्रा में होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, और उसके लिए भी आपको ऑर्डर नहीं बताना है, उसको भी रेट इक्वेशन में मेंशन नहीं करना है। देन इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन excess amount and will not be mentioned in rate equation। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ एसिडिक मीडियम में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक में भी यही सेम रिएक्शन आएगी। मान के चलो मैं ईस्टर ले लेता हूँ CH3COO C2H5। इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC में हम पढ़ते हैं, इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो याद रखिएगा, कभी भी ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है तो उससे आपको एसिड मिलता है और अल्कोहल मिलता है। यहाँ पे 2 कार्बन का एसिड मिल जाएगा CH3COOH, इसको आप बोलोगे एसिटिक एसिड, और 2 कार्बन का अल्कोहल मिल जाएगा C2H5OH, इसको अपन बोलते हैं इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। अब अगर ध्यान से देखिए, अब अगर मुझे इसका रेट इक्वेशन बनाना है ROR = K, सबसे पहले ये H+ जो है रिएक्शन की मीडियम इंडिकेट कर रहा है तो इसको भी मैं रेट इक्वेशन में नहीं लूँगा। दूसरी बात, वाटर रिएक्टेंट के रूप में प्रेजेंट है तो वाटर हमेशा एक्सेस मात्रा में प्रेजेंट होता है तो इसको भी मैं रेट इक्वेशन में नहीं लूँगा। तो सिर्फ किसको लूँगा? CH3COO C2H5 की पावर 1। तो यहाँ से अगर मुझे पावर निकालना है या ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और अगर मुझे मॉलिक्यूलैरिटी निकालना है तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उससे ही मेरा एक इम्पॉर्टेंट नोट का पॉइंट बनता है, और वो नोट का पॉइंट ये है, इफ़ इन एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में ऑर्डर आपका कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, लेकिन जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो आ रही है 2 या 3, उस केस में रिएक्शन को बोलते हैं, देन सच रिएक्शंस आर नोन एज, क्या बोलते हैं? सच रिएक्शंस आर नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं भैया? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कूल वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा इसको पूछते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑर्डर 1 आ रहा है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 2 या 2 से ज़्यादा या 3 आ रही है, उस केस में जो रिएक्शन बनती है उसका नाम हो जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसका नाम क्या हो जाता है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हमने केस 6 लिख लिया। अब केस 7 पे आ जाते हैं। केस 7 कहता है इफ़ H+ एंड OH- आयन पार्टिसिपेट, इफ़ H+ एंड OH- आयन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, then they will be included in रेट इक्वेशन। पिछले केस में पढ़ा था कि अगर H+ और OH- आयन सिर्फ रिएक्शन की मीडियम को इंडिकेट कर रहे हैं तब आप उसको रेट इक्वेशन में नहीं लेंगे, लेकिन अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब आपको उसको रेट इक्वेशन में लेना पड़ेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वही है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। देखते हैं CH3COO C2H5 का रिएक्शन में बेस के साथ करा दूं। किसके साथ करा दूं? NaOH के साथ करा दूं तो यहाँ भी एसिड और
एल्कोहल मिलेगा, एसिड है CH3COH मिलना चाहिए, उसकी जगह मिल जाएगा CH3COONA, और इथाइल एल्कोहल तो C2H5OH आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, C2H5OH आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। ये भी रिएक्शन आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है बेटा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। बोले तो साबुन बनाने का प्रोसेस। ये जो एसिड का सॉल्ट बनता है, इसी की कार्बन की चेन 2 कार्बन की है, अगर 17-18 कार्बन की हो जाती है तो ये होता है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, और यही बाद में सोप या डिटर्जेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये आप ऑर्गेनिक में भी दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ अपन कैसे करेंगे? रेट इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH3COO C2H5 की पावर 1 और NaOH की पावर 1। इस केस में जो आपका ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा? 1 + 1 बोले तो 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो OH- आयन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। ये हमारा केस नंबर 7 हो गया। फिर केस नंबर 8 देखते हैं, लास्ट। इफ रिएक्टेंट, अगर कोई भी रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, एक्सेस जैसे वाटर, और इन सॉलिड स्टेट, या कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? सॉलिड स्टेट, देन इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, देन इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन रेट इक्वेशन। अगर सॉलिड स्टेट में है और एक्सेस स्टेट में आपने देखा है तो वो रेट इक्वेशन में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, A + 2B + C गिव्स D + E, जहाँ पे जो C है वो सॉलिड स्टेट में है और B जो है एक्सेस में है, ज़्यादा मात्रा में है, आप उसको रेट इक्वेशन में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो ROR लिखोगे, ROR = K A की पावर 1। तो ऑर्डर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में आपको मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, तब तो फिर सबको ऐड करोगे, ये हो जाएगा 1 + 2 + 1 = 4, 1 + 2 + 1 = 4 हो जाएगा। तो ये अलग अलग केसेस आपने देखे। रेट इक्वेशन दे दिया है तो क्या करना है? अगर आपको ऑर्डर की वैल्यू अलग से दे दी है तो उसको ऐड करना है। प्रैक्टिकल रिएक्शन दे दिया है तो दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल ऐड कर देना है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दिया है तो स्लोएस्ट स्टेप से निकाल लेना है। सूडो रिएक्टेंट दिया है तो सूडो रिएक्टेंट को पहले रिमूव करना है। H+ और OH- आयन केवल रिएक्शन की मीडियम को इंडिकेट कर रहे हैं तो वो रेट इक्वेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। वाटर अगर रिएक्टेंट में है तो हमेशा एक्सेस में होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर H+ और OH- आयन आपकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो इंक्लूड हो जाएंगे रेट इक्वेशन में। और कोई भी रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट या एक्सेस में है तो रेट इक्वेशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम केवल इतना ही कर रहे हैं, अगली क्लास में हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे। ओके।